नमस्कार, मैं सतीश सिंह। इस वीडियो में आप लोगों को ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल हल करना सिखाऊंगा। ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको समझाए जा चुके हैं। आप एक बार उस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो के जो न्यूमेरिकल होंगे ज़्यादा समझ में आएंगे। ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको बस केवल दो फार्मूलों का यहाँ पे यूज करना होगा। NS अपान NP इक्वल टू VS अपान VP और इक्वल टू में IP अपान में IS। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है, उसे आप देख लीजिए। NS का मतलब होता है ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं। आपको मालूम है कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है और एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें दो कुंडलियां होती हैं। एक को हम लोग प्राथमिक कुंडली कहते हैं, ये जो ऊपर वाली बनी है ये प्राथमिक कुंडली होती है, इसको हम P से लिख सकते हैं। और जो नीचे वाली कुंडली होती है इसको हम द्वितीय कुंडली कहते हैं, इसको हम यहाँ पे सेकेंडरी यानी S से लिखेंगे। जो प्राथमिक कुंडली होती है इसमें वोल्टेज या धारा को निवेश किया जाता है और जो द्वितीय कुंडली होती है इससे धारा बाहर निकलती है। तो इसी पर आज के न्यूमेरिकल होने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको भी मालूम होगा कि कोई भी एग्जाम होता है इंटर का, फिजिक्स का, तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात 1:10 है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है, यानी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करता है। तो हम इस वैल्यू को नोट करेंगे। इसमें लिखा प्राथमिक द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात दिया गया है। तो प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है उसे NP से लिखा जाता है। NP से यहाँ पे लिख लिया। अनुपात दिया गया है तो अनुपात को एकदम बटे में लिखना चाहिए। तो प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का जो अनुपात है, ये प्राथमिक में फेरों की संख्या, ये द्वितीयक में फेरों की संख्या, और ये जो बटे का निशान होता है ये अनुपात का होता है। तो इन दोनों का जो अनुपात इस क्वेश्चन में दिया है वो लिखा है 1:10। 1:10 का मतलब है कि इसको हम 1 और बटे में 10 लिखेंगे, 1/10 हो जाएगा। आगे कह रहा है यदि इसे 110 वोल्ट की मेन लाइन से जोड़ दें। देखिए ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली होती है इसी को हम लोग मेन लाइन से जोड़ते हैं। मेन लाइन से मतलब प्राथमिक कुंडली को जोड़ा जाता है। तो यही कह रहा कि यदि इस ट्रांसफार्मर को हम 110 वोल्ट की मेन लाइन से जोड़े, तो जब 110 वोल्ट की मेन लाइन से ट्रांसफार्मर को जोड़ोगे इसका मतलब 110 वोल्ट प्राथमिक कुंडली को मिलेगा। तो ये प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज होगा, इसको हम यहाँ पे VP से नोट करेंगे 110 वोल्ट, 110 वोल्ट। ये प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज है। प्राथमिक की जो भी वैल्यू होगी सब में हम P लगाएंगे, चाहे वो फेरों की संख्या हो, चाहे वोल्टेज हो, चाहे धारा हो, सब में हमको उनको P से हमें नोट करना होता है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि जिससे 100 एम्पियर की धारा है और इसमें जो धारा है वो 100 एम्पियर की है, यानी प्राथमिक कुंडली में ही धारा 100 एम्पियर की जाएगी। तो इसे हम प्राथमिक की धारा है इसलिए IP से नोट करेंगे कितना, 100 एम्पियर। प्राथमिक की धारा है, प्राथमिक कुंडली में जाने वाली धारा, इसलिए IP से इसको नोट करना होगा। न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबसे पहला काम यह है कि हम अगर वैल्यू को नोट करें तो फिर हमें समझ में आने लगता है कि न्यूमेरिकल में कौन सा फार्मूला लगाना और उसे कैसे लगाना। इसलिए पहले वैल्यू हमें नोट कर लेना चाहिए। तो इससे कितने वोल्ट पर कितनी धारा प्राप्त होगी। अब जब 110 वोल्ट प्राथमिक कुंडली में जाएगा तो जो द्वितीय कुंडली है यह क्या करेगा, अपने अंदर से वोल्टेज को बाहर करेगा। तो यह कह रहा कि इससे कितना वोल्टेज और कितना धारा प्राप्त होगा। तो प्राप्त कहां से होगा, प्राथमिक में निवेश होगा, प्राप्त में द्वितीयक से होगा। तो कह रहा कितना वोल्टेज प्राप्त होगा, तो प्राप्त होने वाला वोल्टेज जो इसका संबंध द्वितीय कुंडली से रहेगा इसलिए VS, S हम लिखेंगे। द्वितीय कुंडली को सेकेंडरी कहते हैं इसलिए VS, और
द्वितीय कुंडली से कितनी धारा निकलेगी ये भी हमको निकाल के दिखाना है। IS इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हम करते हैं। और इसके बाद कह रहा कि प्राप्त शक्ति की भी गणना करके दिखाइए, यानी इससे हमें कितनी शक्ति मिलेगी। तो जो द्वितीय कुंडली से मिलने वाली शक्ति है तो हमें निर्गत शक्ति, और निर्गत शक्ति को देखिए जो शक्ति निवेश होती है यानी वो इन होगी उसको हम पी इन कहेंगे, और द्वितीयक से शक्ति बाहर निकलेगी तो बाहर का मतलब आउट, तो निर्गत होने वाली शक्ति को हम यहाँ पे पी आउट से लिख सकते हैं। पी आउट बराबर भी हमको निकाल के दिखाना है। तो इस न्यूमेरिकल में हमको 3 वैल्यू पर काम करना है, ईवीएस निकालना है, आईएस निकालना है और पी आउट यानी निर्गत शक्ति कितनी होगी ये हमको यहाँ पे ज्ञात करके दिखाना है। अब देखिए आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं इसमें कौन से फार्मूले लगने हैं। एनपीएनएस का रेशियो दिया है, अनुपात दिया है, वीपी की वैल्यू दी है, वीएस का मान हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना फार्मूला लगा लेंगे, यानी वोल्टेज का फेरों की संख्या के साथ में जो संबंध है वो फार्मूला हमको यहाँ पे लगा लेना, NS अपान NP इक्वल टू VS अपान VP लगाएंगे। तो इसी फार्मूले को यहाँ पे हम लगाते हैं। वोल्टेज निकाला इसलिए इसको हम LHS में रखेंगे, तो VS अपान में VP इक्वल टू में NS और अपान में NP। VS की वैल्यू को निकालना है इसलिए VS और VP का मान इसमें 110 है, यहाँ पे 110 रख लेंगे इक्वल टू में NS और अपान में NP। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, जो 1/10 मान है वो NP/NS का है, लेकिन हमें किसका चाहिए, हमको NP/NS नहीं बल्कि NS/NP चाहिए। उल्टा करना है, NS ऊपर होना चाहिए, NP नीचे। तो जब इस वैल्यू को हम उल्टा करेंगे, NS ऊपर NP नीचे करेंगे तो ये भी वैल्यू उल्टी हो जाएगी, यानी जो 1/10 है वो 10/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 1/10 नहीं बल्कि 10/1 रखना चाहिए। अब 110 का पक्षांतर कर देते हैं। 110 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में सीधे गुणा करेगा जाके 10 से, और तब VS इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 और इंटू में 110। तो VS बराबर कितना आ जाएगा, 2 जीरो है, सबसे पहले इनको लगा करके 11 के 11 कर लेते हैं, तो 1100 वोल्ट हमें वोल्टेज इतना प्राप्त हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था कि जो दूसरी वाली कुंडली है उससे कितना वोल्टेज प्राप्त होगा, तो 1100 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद और ये आंसर आ गया है। अब इस पर आते हैं, तो धारा का मान निकालना है, तो ये फार्मूला पूरा याद रखिए। धारा का मान निकालना है तो चाहे धारा को इसके बराबर कर लीजिए क्योंकि इसकी दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, और चाहे तो फेरों की संख्या से इन दोनों को बराबर कर लो, फेरों की संख्या के बेस पर धारा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जहां से आपको सरल लगे, जहां से वैल्यू आपको सरल दिखती हो वहीं से आप लगा लीजिए। वैसे हमको फेरों की संख्या की जो वैल्यू है वो बहुत सरल यहाँ पे दिख रही, 1/10। इसलिए हम क्या करेंगे, धारा को हम NS NP के बराबर करते हैं। तो धारा में कौन सी हमें द्वितीयक की धारा चाहिए, तो हम यहां पे लिखेंगे IS अपान में IP इक्वल टू में NP अपान में NS। देखिए धारा का और फेरों की संख्या का व्युत्क्रम का संबंध होता है। जैसे आप यहां ध्यान देंगे, यहां पे द्वितीय कुंडली की वैल्यू ऊपर है, यहां में प्राथमिक की वैल्यू ऊपर लिखनी है, यानी व्युत्क्रम का संबंध है। जबकि वोल्टेज और फेरों की संख्या में देखिए यहाँ पे व्युत्क्रम का संबंध नहीं था, ऊपर भी द्वितीयक की वैल्यू, यहाँ भी द्वितीयक की वैल्यू, नीचे प्राथमिक की वैल्यू, यहाँ भी प्राथमिक की वैल्यू। तो यहाँ पे आपको सावधान रहना है एकदम। तो IS की वैल्यू चूंकि हमें निकालनी है तो IS को यहाँ छोड़ते हैं। IP का मान यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, 100 यहाँ पे लिख लेते हैं। NP/NS, NP/NS वही 1/10, पूरा यहाँ पे 1/10 लिख लेते हैं, 1/10। 100 का पक्षांतर करेंगे, 100 भाग में है, सीधे गुणा में जाएगा, 1 से गुणा कर लेगा, और तब यहां से जो वैल्यू आ जाएगी वो IS बराबर आ जाएगा, 100 का गुणा होगा यानी 100 और बटे में 10 हो जाएगा। ये से कट जाएगा और IS बराबर कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर। तो जो द्वितीय कुंडली है उसकी जो धारा होगी वो 10 एम्पियर आ जाएगी।
इसके बाद ये कह रहा है कि कितनी शक्ति हमें प्राप्त होगी, तो शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी, प्राथमिक में तो वैल्यू निवेश हो रही है, वोल्टेज धारा, द्वितीयक से हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है, वोल्टेज भी प्राप्त हो रहा है, शक्ति भी धारा भी प्राप्त हो रही है, तो शक्ति भी यहाँ से प्राप्त होगी क्योंकि यहाँ से सब निवेश होता है, प्राप्त द्वितीयक से होता है। और द्वितीयक का मतलब होता है जब शक्ति हम निकालेंगे, निर्गत शक्ति। तो निर्गत शक्ति को ही तो हम पी आउट कहते हैं। तो निर्गत शक्ति निकालने के लिए हम यहाँ पे पी आउट, अब शक्ति के जो फार्मूले हैं वो इसी लेसन में भी पढ़े या और भी लेसन है जिसमें शक्ति के फार्मूले बताए जाते हैं। एक बार फिर से हम आपको रिवीजन करा देते हैं। P इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, VI होता है, यानी वोल्टेज धारा का थोड़ा कर दीजिए, हमें शक्ति मिल जाएगी। लेकिन बस ध्यान ये देना है कि अगर द्वितीयक की शक्ति चाहिए तो V पर भी यस लगा लेना है, I पर भी यस लगा लेना, वैल्यू दोनों एक जगह की होनी चाहिए। अगर निवेशी शक्ति निकालना है तो प्राथमिक में निवेश होती, तब यहाँ पे VP और IP लिखना होता है। तो हमें तो निर्गत शक्ति निकालनी जो कि वोल्टेज द्वितीय कुंडली से निकलती है, तो वोल्टेज और धारा का हम यहाँ पे गुणा करेंगे, लेकिन लगा लेंगे यहाँ पे S, क्योंकि जो निर्गत शक्ति होती है वो द्वितीय की शक्ति होती है, सेकेंडरी S। तो VS का मान तुम निकाल चुके हैं, VS का मान कितना है 1100, तो यहाँ पे VS की जगह 1100 लिख लेंगे। और IS का मान भी हम निकाल चुके हैं, IS का मान कितना निकला है 10 एम्पियर, तो IS की जगह यहाँ पे 10 एम्पियर लिख लेंगे। और 3 जीरो है, पहले ये तीनों जीरो लिख करके 1 का 11 में गुणा करोगे जो कि 11 आ जाएगा। और ये कौन है, P आउट। शक्ति का जो मात्रक होता है याद रखिए एकदम वाट होता है, तो यहाँ पे हम 1100 वाट लिख सकते हैं। लेकिन जो आंसर होते कभी कभी किलो वाट में दिए रहते हैं, तो हम जानते हैं कि जो 1000 वाट होता है, 11,000 वाट है, तो ये जो 1000 वाट है इसको हम किलो वाट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। तो इस 11 और ये जो 1000 है इसको हम किलो बना देते हैं, तो 11 किलो वाट, फिर ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों आंसर आ गए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आप रिवीजन करते रहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और दिया गया है, उसमें लिखा हुआ है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 2000 और 50 है। इस बार जो ट्रांसफार्मर है वो आदर्श है। आदर्श ट्रांसफार्मर आप लोग जानते होंगे, एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसकी दक्षता 100% होती है। दक्षता 100% होने का मतलब है कि जितनी शक्ति उसमें निवेश होती है उतनी ही शक्ति उससे बाहर भी निकलती है। बिल्कुल शक्ति का लॉस नहीं होता, शक्ति का कोई भी ह्रास नहीं होता है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 2000 और 50 है। प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है उसे हम लोग NP से नोट करते हैं, तो यहां पे लिख लेंगे NP, फेरों की संख्या 2000, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है 50। फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में बहुत फेरे हैं, तो जब पतले तार के बहुत सारे फेरे होते हैं और द्वितीय में अगर मोटे तार के कम फेरे हैं, तो इसका मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है वो अपचाई ट्रांसफार्मर है, तो इसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहा जाएगा। आगे इसमें लिखा है कि प्राथमिक कुंडली की 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है। ये जो प्राथमिक कुंडली है इसको 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया गया है, यानी ये वोल्टेज किसका हो जाएगा, प्राथमिक कुंडली में जा रहा है, तो इस वोल्टेज को हम लोग VP से लिखेंगे। और 120 वोल्ट प्राथमिक से जोड़ा है तो प्राथमिक की वैल्यू उसमें P लगा लेंगे वोल्टेज में 120 वोल्ट। तथा द्वितीय कुंडली एक नाइट बल्ब से जुड़ी हुई है। अब द्वितीय कुंडली जो है इसको हम लोगों को मालूम है कि जो हमारे घर के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे जोड़ दिया जाता है, तो इस तरीके का एक यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। द्वितीय कुंडली का संबंध एक बल्ब से कर दिया गया है। आगे इसमें लिखा है
एक नाइट बल्ब से जुड़ी है जिसका प्रतिरोध जलते समय 0.6 ओम है। जब यह जलेगा उस समय का प्रतिरोध, तो हम ये देखें कि जो बल्ब है वो कहां से जुड़ा है, द्वितीय कुंडली से। तो जो प्रतिरोध है, जो बल्ब का प्रतिरोध है, उसमें हम क्या लिखें, RS लिख लें, क्योंकि द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि द्वितीय कुंडली से वोल्टेज निर्गत होता है, धारा भी निर्गत होती है, तो यहाँ पे हम शक्ति निर्गत होती है, शक्ति में P आउट लगा देते हैं, तो बल्ब का जो प्रतिरोध है उसमें भी आउट लगा सकते हैं। या फिर चाहे तो जो बल्ब का प्रतिरोध है, बल्ब जो द्वितीय कुंडली से जुड़ा है इसलिए उसके प्रतिरोध को RS से लिख सकते हैं। हम RS से लिख देते हैं, ये बल्ब का प्रतिरोध है, ये 0.6 ओम है, 0.6 ओम। और आगे इसमें कह रहा है ज्ञात कीजिए सबसे पहले क्वेश्चन, द्वितीय कुंडली पर विद्युत वाहक बल। देखिए द्वितीय कुंडली का इस बार उसने क्या कहा, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल को वैसे तो E से लिखा जाता है, ये विद्युत वाहक बल का सिंबल होता है, लेकिन विद्युत वाहक बल जो होता है वोल्टेज के बराबर रहता है, इसलिए जहां पे ES है वहां पे VS। तो जब भी विद्युत वाहक बल की बात करेगा तो हम उसमें E लिखने को E लिख सकते हैं, लेकिन जो फार्मूले हमने विभवांतर के पदों में याद किए हैं, तो हम विद्युत वाहक बल को समझेंगे कि ये द्वितीयक का वोल्टेज पूछा जा रहा है, तो इसको VS से लिखेंगे। विद्युत वाहक बल यानी VS विभवांतर के बराबर हो जाता है। आगे इसमें कहता है कि बल्ब में धारा, तो बल्ब कहां से जुड़ा है, द्वितीयक से, तो जो द्वितीयक की धारा है वही तो बल्ब की धारा होगी। तो बल्ब की धारा का मतलब द्वितीय कुंडली की जो धारा निकालोगे वही बल्ब की धारा हो जाएगी। और आगे इसमें कहता कि प्राथमिक कुंडली में धारा, प्राथमिक कुंडली की धारा को हम किससे लिखेंगे, IP से लिख लेंगे। IP बराबर यहाँ पे हमको निकाल के दिखाना है। और फिर अगला प्रश्न इसी में है कि प्राथमिक द्वितीय कुंडलियों में शक्ति। तो देखिए चूंकि एक आदर्श ट्रांसफार्मर है, इसलिए इसमें जितनी शक्ति निवेश करेगी उतनी शक्ति बाहर जाएगी, निर्गत होगी। आदर्श ट्रांसफार्मर की ये विशेषता होती है, दक्षता 100% होती है, तो चाहे निर्गत शक्ति आएगी वही निवेशी शक्ति आएगी। एक शक्ति हम निकालेंगे, दूसरे का आंसर निकालने की जरूरत नहीं, वो वही वैल्यू रहेगी, क्योंकि दोनों शक्तियां बराबर होती हैं आदर्श ट्रांसफार्मर में। तो सबसे पहले हम इसमें चौथा पार्ट करा प्राथमिक द्वितीयक में शक्ति। प्राथमिक की शक्ति को हम कह सकते हैं, जो प्राथमिक कुंडली में शक्ति निवेश करती है, इसलिए उसको P इन कहेंगे, ये निकालना है। और द्वितीयक की शक्ति, द्वितीय कुंडली से शक्ति निर्गत होती है, तो आउट मीन्स निर्गत, तो इसको हम P आउट कहेंगे। तो 1 2 3 4 5 उत्तर हमको यहाँ पे देने, लेकिन ये दोनों बराबर होंगे, इसमें आपको बस केवल एक निकालना, दूसरे का उत्तर वही कर देंगे। तो सबसे पहले VS निकालेंगे। VS कहां से निकलेगा, VS इन वैल्युओं से निकल आएगा, NP NS VP इतना दिया है, NP दिया, NS दिया, VP दिया, VS निकल सकता है, इन दोनों को बराबर कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा कि द्वितीयक का वोल्टेज निकालो। तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे, VS अपान में VP इक्वल टू में NS अपान में NP। VS अपान में VP कितना है, 120 रखेंगे। NS की वैल्यू इसमें कितनी है, 50 दी है, और NP की जो वैल्यू है वो 2000 है, यहाँ पे 2000 लिख लिया। इसके बाद VS की वैल्यू हमको निकालनी है, 120 का 95 करेंगे, भाग में सीधे गुणा करेगा जाके, तो VS बराबर कितना आ जाएगा, 120 गुणा कर लेगा जाके 50 में, और नीचे कितना रहेगा 2000। अब इसको हम काटेंगे, एक 0 से 0 कटेगा, इस 0 से 0 कटेगा, 5 से काटते 5 4 बार, और 4 से 12 काटेंगे 3 बार। इस तरीके से द्वितीय कुंडली का जो वोल्टेज है केवल 3 बचा, तो इस प्रकार से वो कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट आ जाएगा। दूसरी कुंडली का जो वोल्ट है वो 3 वोल्ट है। इसके बाद फिर हमको निकाल के दिखाना था IS की वैल्यू, और IP की वैल्यू भी निकालना है, दोनों निकाल के दिखाना है। तो IS की वैल्यू कहां से निकालते हैं, प्रतिरोध से निकाल लेते हैं। ये बल्ब का प्रतिरोध है, ये जो RS लिखा हुआ है
यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे किसका है, बल्ब का प्रतिरोध है। तो बल्ब का प्रतिरोध मतलब द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध और द्वितीय कुंडली का वोल्टेज आ गया। तो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर फार्मूले से ओम का जो नियम होता है वहां से हम धारा को निकाल सकते हैं। V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहां से अगर I बराबर निकाला जाए तो R चलाएगा V के नीचे और I बराबर कितना आ जाएगा, V अपान R। इससे हम निकाल सकते हैं जो बल्ब का प्रतिरोध है द्वितीयक का है। तो द्वितीयक की अगर हमें धारा चाहिए तो यहां इस लगा लो, यहां इस लगा लो, यहां इस लगा लो। I बराबर IS बराबर क्या बन जाएगा, VS अपान RS। इससे निकल आएगा। तो दूसरे सवाल को लगाने के लिए हमें द्वितीय कुंडली की धारा चाहिए IS इक्वल टू, तो VS और अपान में RS लगा देते हैं। तो VS की वैल्यू कितनी है, देखिए 3 लिखी है। RS की वैल्यू कितनी, 0.6 है। 0.6 दशमलव हटा के एक 0 बढ़ाएंगे और काटेंगे 5 बार चला जाएगा। तो इस तरीके से IS बराबर कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। द्वितीय की जो धारा है वो 5 एम्पियर होगी। इसके बाद तीसरा प्रश्न हमें निकाल के दिखाना है प्राथमिक की धारा। तो प्राथमिक की धारा द्वितीय की धारा आ चुकी है। प्राथमिक की धारा निकालना तो हमारे पास कई फार्मूले हैं। चाहे तो IPIS को हम NSNP के बराबर कर दें या IPIS को VSVP के बराबर कर दें, कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो तीसरे सवाल का उत्तर देने के लिए हमें प्राथमिक की धारा चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि IP और अपान में IS इक्वल टू फेरों की संख्या के बराबर करते हैं NS और बटे में NP। इनकी वैल्यू रखेंगे तो IP की जो वैल्यू है कितनी है वो निकाल के दिखानी है। IS की जो वैल्यू है वो अभी निकाली है, वो 5 है। इसके बाद NS की जो वैल्यू है वो इसमें 50 दी गई है, 50 रख लेते हैं। और NP की जो वैल्यू है वो 2000 है, यहाँ पे 2000 रखेंगे। हम 5 का पक्षांतर करेंगे, 5 भाग में सीधे गुणा करेगा जाके। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी IP की, IP इक्वल टू 5 ऊपर गुणा कर लेगा 50 में, तो 5 का 50 में गुणा हो जाएगा और बटे में क्या रहेगा, 2000। ये 0 इससे कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 4 जा 20, 0 रहेगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 8 जा। इस तरीके से IP बराबर कितना आ जाएगा, 1/8, 1/8 आ गया है। अब इसका आप भाग कर सकते हो। सबसे पहले दशमलव लगा के यहाँ 10 बना लोगे, 8 के 8 बनेगा, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 और इतना आ जाएगा। तो IP बराबर 0.125 एम्पियर। ये इतनी धारा आ गई, ये द्वितीयक की धारा है। इसके बाद एक आंसर हमको यहाँ पे और देना है 4 नंबर पे। ये कह रहा था कि निर्गत और निवेशी शक्ति निकालनी है। तो ट्रांसफार्मर कैसा है, आदर्श, इसलिए दोनों क्या रहेंगी, बराबर। तो चाहे P इन निकाल लें चाहे P आउट निकाल लें, दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले हम निवेशी शक्ति निकालते हैं। तो निवेशी शक्ति जिसको हम लोग P इन से प्रदर्शित करेंगे। शक्ति निवेशी कहाँ होती है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में शक्ति निवेश करती है। तो P बराबर सूत्र क्या बताया गया था, P बराबर VI होता है, V और I। और चूंकि इनका मतलब क्या है, निवेश, प्राथमिक कुंडली में वैल्यू शक्ति निवेश करती है, तो ये दोनों वैल्यू कहाँ की होनी चाहिए, प्राथमिक की होनी चाहिए। अब Vp का मान इसमें कितना है, Vp का मान इसमें अभी तुरंत निकाला गया था, ये Vs का मान है। Vp का मान ये लिखा हुआ है 120 वोल्ट। तो Vp की जगह हम यहाँ पे लिख लेंगे 120 वोल्ट। IP प्राथमिक की धारा वो यहाँ पे दी गई है 0.125। इन दोनों का गुणा करेंगे, आंसर आएगा 0 पहले लगा लेते हैं, 12 का 5 में 60 और 12 का 2 में 24, 6 30 हो जाएगा, 12 और 15 बन जाएगा। 0.3 अंक बाद लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से 15 वाट, यानी 15 वाट शक्ति क्या होगी, निवेश होगी। ट्रांसफार्मर आदर्श होने की वजह से
जितना निवेशी शक्ति आई है उतनी ही निर्गत भी शक्ति आएगी। तो यहां पे लिख लेंगे इसलिए निर्गत शक्ति का जो मान रहेगा वो भी 15 वाट रहेगा। तो ये चारों उत्तर इस तरीके से निकल आते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। इसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है वो हम कराते हैं। ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन आपको मालूम है कि हर साल एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए इन प्रश्नों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आगे का जो प्रश्न दिया है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर पर जिसकी प्राथमिक द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या 20:1 है। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, फिर अनुपात दिया है, ज्यादातर सवाल में अनुपात दिया रहता है। प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है एनपी से लिखेंगे, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को एनएस से लिखेंगे। अनुपात की बात कर रहा है इसलिए दोनों वैल्यू को बटे में लिखा जाएगा। यह कह रहा कि 20/1 है, तो यहाँ पे 20 और बटे में 1 कर लिया। 20:1 को 20/1 कहा जाएगा। आगे कहा जब 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है, देखिए निवेशी 250, तो आप समझ चुके होंगे कि वोल्टेज निवेश कहाँ होगा, प्राथमिक में। तो 250 वोल्ट जब निवेश करेगा तो ये निवेशी वोल्टेज यानी प्राथमिक का वोल्टेज होगा। इसको हम वीपी से नोट करेंगे, 250 वोल्ट, 250 वोल्ट है। आगे की जो वैल्यू दी है, तो निर्गत धारा 8 एम्पियर प्राप्त होती है। धारा कहां से निर्गत होगी, द्वितीयक से निर्गत होगी। 8 एम्पियर है तो ये द्वितीयक की धारा हुई, इसको हम आईएस से लिखेंगे 8 एम्पियर। अब जो प्रश्न हमको यहाँ पे हल करने हैं, ये करा कि 100% दक्षता मानकर अगर किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% है, 100% है, तो वो ट्रांसफार्मर आदर्श होता है। शक्ति का कोई भी वहां पे हास नहीं होता है। लेकिन आपको मालूम होगा कि कोई भी जो ट्रांसफार्मर होता है आदर्श नहीं होता है। केवल न्यूमेरिकल में क्या होता है, बातें होती हैं आदर्श ट्रांसफार्मर की। अगर आदर्श ट्रांसफार्मर कोई होगा तो इस तरीके का होगा, लेकिन आदर्श ट्रांसफार्मर संभव नहीं है। आगे इसमें कहता कि प्राथमिक की धारा, प्राथमिक कुंडली में धारा, पहला क्वेश्चन आईपी इक्वल टू हमें निकालना है। दूसरा प्रश्न ये है निर्गत शक्ति, शक्ति निर्गत कहां से होती है, दूसरी कुंडली से। निर्गत मतलब बाहर जानी है शक्ति को, इसको हम पी आउट से लिख लेते हैं। ये दो वैल्यू निकालनी है, छोटा सवाल है इसलिए आसानी से लग जाएगा। अब देखिए क्या क्या दिया है, कैसे सवाल को लगाएंगे। आईएस आईपी ये इतना दिया है, वीपी दिया प्राथमिक का वोल्टेज और एनएसएनपी। चाहे तो हम धारा की वैल्यू आईएस आईपी को हम एनपीएनएस के बराबर कर सकते हैं। ये दो वैल्यू बराबर कर देंगे, हमें आंसर यहाँ पे मिल जाएगा आईपी का। लेकिन जब हम पी आउट निकालेंगे, पी आउट क्या होता है, दूसरी कुंडली से बाहर निकलने वाली शक्ति, तो उसके लिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, P इक्वल टू वी आई यानी VS की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि आदर्श ट्रांसफार्मर है इसलिए जितना निवेशी शक्ति होगा उतना ही निर्गत शक्ति होगा। चाहे तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, पी इन का मान निकाल लेंगे, पी आउट का मान निकल आएगा, फिर हमको VS निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, VPI और IP से निकल आएगा। तो हम ऐसे ही करते हैं, हमें ज्यादा वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम कम वैल्यू से सवाल को हल कर सकते हैं तो हम वैसे सवाल को हल करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दो और ये इनको बराबर करके हम यहां से आईपी की वैल्यू निकालेंगे। तो आईपी अपान में आईएस। अब धारा में अगर प्राथमिक ऊपर है तो आपको मालूम है कि धारा का सबके साथ व्युत्क्रम का संबंध होता है। इधर प्राथमिक की वैल्यू ऊपर हो गई तो इधर आप द्वितीय की ऊपर रखनी पड़ेगी, एनएस और अपान में एनपी। आईपी की वैल्यू निकालना है, एनएस आईएस की वैल्यू इसमें 8 एम्पियर दी गई है और एनएस बटे एनपी, हमें एनपी बटे एनएस, एनपी बटे एनएस की वैल्यू 20/1 मालूम है। लेकिन रखना यहाँ पे क्या है, एनपी बटे एनएस नहीं रखना, यहाँ पे एनएस बटे एनपी रखना है। तो इसको एनएस बटे एनपी बना दो, उल्टा कर दो, तो ये भी उलट जाएगा और 1/20 1/20 आ जाएगा।
8 को ट्रांसफर करेंगे, ये भाग में है, सीधे गुणा करेगा जाके 1 से, तो वैल्यू आ कितनी जाएगी फिर आई पी इक्वल टू 8 का 1 में गुणा होगा, 8 के 8 और नीचे 20 रहेगा, ये 4 से कट जाएगा और यहाँ पे आईपी बराबर कितना आएगा, 5 का 2 में भाग करोगे, दशमलव लगा के 20 बना लोगे और 4 बार चला जाएगा। तो प्राथमिक कुंडली की जो धारा है वो 0.4 एम्पियर आ रही है, बहुत कम धारा आ रही है, 0.4 एम्पियर। अब हमें पी आउट पे काम करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ट्रांसफार्मर है वो आदर्श है। आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निर्गत शक्ति का मान निवेशी शक्ति के बराबर होता है, निर्गत शक्ति बराबर होगी निवेशी शक्ति के, निवेशी शक्ति का मतलब होता है प्राथमिक कुंडली में निवेश करने वाली शक्ति। तो शक्ति का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, V और I, यानी वोल्टेज धारा का जो गुणा होता है, गुणनफल होता है, वो शक्ति के बराबर होता है। निवेशी शक्ति प्राथमिक की शक्ति होती है, तो इसमें हम P और P लगा देंगे, यानी Vp और Ip का गुणा करके हम निर्गत शक्ति को निकाल सकते हैं। तो Vp की वैल्यू कितनी है, Vp की वैल्यू 250 है, यहाँ पे 250 रखेंगे 250, और Ip की वैल्यू कितनी 0.4 है। अब इनका गुणा रह गया है तो इसका 0 हो जाएगा, 4 का 5 में 20 हो जाएगा और इतना आ जाएगा, 0.1 अंक बार लगा लेंगे तो आ जाएगा 100 वाट। इस तरीके से जो निर्गत शक्ति है कितनी आ गई, 100 वाट आ गई है। लास्ट में एक क्वेश्चन इस वीडियो का और कराते हैं, तो आज के वीडियो में 4 प्रश्न हो जाएंगे और इसके आगे का जो वीडियो रहेगा उसमें भी हम ट्रांसफार्मर के भी क्वेश्चन और कराएंगे। तो इस तरीके से आपको ट्रांसफार्मर के सभी प्रश्न मिल जाएंगे। तो इन्हीं में से कोई एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। चौथा प्रश्न इस वीडियो का यह है कि एक अपचायित ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। तो एक ट्रांसफार्मर ऐसा है जिसको 2200 वोल्ट दिया जाता है, प्राथमिक में 2200 वोल्ट का निवेश हुआ और उसने कर क्या दिया, उसको 200 वोल्ट में बदल दिया। इसका मतलब वोल्टेज उसने कम किया है। तो जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है उसे हम अपचाई कहते हैं। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में इसने बदल दिया, 2200 को 200 में बदल दिया, तो यह अपचाई ट्रांसफार्मर हो गया। तो जो वोल्टेज निवेश हो रहा है वो प्राथमिक का वोल्टेज, इसको हम Vp से लिखेंगे। Vp की जो वैल्यू इसमें दी गई है कितनी है, 2200 वोल्ट दी गई है, ये 2200 वोल्ट है। ट्रांसफार्मर ने उसको 200 वोल्ट बना दिया है, तो वोल्टेज 200 कहां से निकलेगा, द्वितीयक से निकलेगा। तो ये द्वितीयक की वैल्यू हो गई, इसको Vs लिखेंगे यहाँ पे 200 वोल्ट, ये द्वितीयक कुंडली का वोल्टेज है। आगे इसमें कह रहा है 200 नहीं है, 220 वोल्ट है, ये 220 वोल्ट में इसको बदल देता है। आगे इसमें वैल्यू है प्राथमिक में फेरों की संख्या 5000 है। तो प्राथमिक फेरों में, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को हम एनपी से नोट करेंगे, 5000 फेरे हैं, 5000 वैल्यू है इसकी। ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है। ट्रांसफार्मर की दक्षता को ईटा से लिखते हैं और वो 90% है, 90% है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ज्यादातर जो क्वेश्चन देखे गए हैं आपके यहाँ बोर्ड एग्जाम में वो दक्षता वाले ही क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 90% और कभी कभी 80% का भी क्वेश्चन आया है। कई बार 80% के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये 90% का जैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा वैसे ही 80% का भी सॉल्व होगा। हमें करना क्या होता है, ये जो दक्षता की वैल्यू इसमें 90% दी गई, पहले परसेंट के साइन को हटा देते हैं, प्रतिशत हटाएंगे। जब प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो बटे में 100 हो जाता है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 से भाग लेना। 0 से 0 कट जाएगा और ईटा की जो वैल्यू है वो 9/10 आ जाएगी।
सबसे पहला काम यही करेंगे कि जब भी दक्षता प्रतिशत में दी जाएगी, हमें प्रतिशत में वैल्यू को नहीं रखना है, उस वैल्यू को हम प्रतिशत का निशान हटा करके इस तरीके से भिन्न के रूप में ले आएंगे, इस फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर आएंगे उसे। जब ये भिन्न का रूप हो गया तो आगे कह रहा कि निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। निर्गत शक्ति कहां से शक्ति निर्गत होती है? द्वितीय कुंडली से 8 किलोवाट। तो निर्गत शक्ति को हम लोग पी आउट से लिखते हैं। पी आउट कितना रहेगा? 8 किलोवाट। इसको हम ऐसे बना रहने देते हैं या इसको वाट बना सकते हैं, 1000 से गुणा कर देंगे। लेकिन जो उत्तर में जो निवेशी शक्ति पूछा जा रहा है वो भी किलोवाट में है, तो इसको हम किलोवाट में बना रहने देते हैं, इसका मात्रक नहीं बदलते हैं क्योंकि उत्तर भी हमें किलोवाट में देना है। आगे इसमें कहता है, जो पहला प्रश्न है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या निकालना है, NS की वैल्यू देना है। और सेकंड क्वेश्चन है निवेशित शक्ति। निवेशित शक्ति का मतलब P इन की वैल्यू निकालेंगे। तो ये निवेशित शक्ति है, इसकी वैल्यू हमको यहां पे देना है। शुरुआत कैसे करेंगे? हम पहले फेरों की संख्या निकाल लेते हैं। फेरों की संख्या निकालने के लिए ये इतनी वैल्यू पर्याप्त वैल्यू हमारे पास है, VP VS NP NS, इतना फार्मूला केवल हमको लगा देना है। सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि NS की वैल्यू चाहिए, तो NS अपान में NP इक्वल टू VS अपान में कितना रहेगा? VP रहेगा। NS की वैल्यू कितनी है निकालना है? NS की वैल्यू हमें NP यानी प्राथमिक में फेरों की संख्या, ये 5000 है, तो यहां पे 5000 रखेंगे। और VS की वैल्यू कितनी है? 220, तो यहां पे 220 रखते हैं। और VP की वैल्यू 2200 है, यहां पे 2200 रखते हैं। वैल्यू बहुत आसान है, इनको काट लेते हैं। पहला काम ये करते हैं कि इस 5000 का हम पक्षांतर करते हैं, ये सीधे गुणा करेगा जाके, तो NS बराबर कितना आ जाएगा? 5000 और इंटू में 220, यहां पे रहेगा 2200। अब 0 से 1 0 ये कटेगा, इस 0 से ये 0 कटेगा, 22 से 22 कट जाएगा, केवल 500 बचता है। इस तरीके से द्वितीयक में जो फेरों की संख्या है वो 500 आ जाएगी, 500 आ गई। अब आगे कह रहा कि निवेशित शक्ति निकालिए, तो निवेशित शक्ति और दक्षता दी गई है, तो इस सूत्र को हम लगा देते हैं। दक्षता का जो फार्मूला होता है निर्गत शक्ति और बटे में निवेशित शक्ति, ये सूत्र यहां पे लगाएंगे। दूसरे सवाल के लिए ईटा इक्वल टू निर्गत शक्ति और बगल में हम P आउट लिख देते हैं, क्योंकि हमने जो निर्गत शक्ति है उसको P आउट से नोट किया है। और इसके बाद नीचे हर में रहता है निवेशित शक्ति। शक्ति निवेश कहां होती? प्राथमिक कुंडली में, इसको हमने P इन कह दिया है। अब वैल्यू हमको दी ही गई है P आउट की, इसको यहां रखेंगे, ईटा की वैल्यू यहां रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ईटा की वैल्यू कितनी है? ईटा की वैल्यू 9/10 है, इसके नीचे 9/10 रखते हैं। निर्गत शक्ति P आउट 8 किलोवाट है, 8 यहां पे रखते हैं। और निवेशी यानी P इन हमको निकालना है, ये निवेशित शक्ति निकालना है। केवल पक्षांतर रह गया है, इसका इधर कर लीजिए, इसका इधर कर लीजिए, तो 9 का इसमें गुणा हो जाएगा, 9P इन हो जाएगा, और इसका इसमें हो जाएगा, तो 10 और 8 का गुणा 10 इंटू में 8 लिखते हैं। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 9P इन मतलब निवेशी, 10 का 8 में गुणा 80 बनेगा। अब यहां से जब P इन की वैल्यू निकालेंगे तो 9 का पक्षांतर करेंगे, 80 और बटे में 9। अब चाहे तो हम इसी को अपना आंसर बना सकते हैं, या फिर चाहे तो इसका 9 का इसमें भाग करके इस उत्तर को हम दशमलव में भी दे सकते हैं। लेकिन जो आंसर बुक में आ रहा वो इतना ही आ रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे छोड़ते हैं। लेकिन ध्यान आप ये रखेंगे कि जब हमने यहाँ पे 8 रखा है
ये 8, तो ये किलोवाट में है। तो जब 8 किलोवाट में है, ये निर्गत शक्ति किलोवाट में है, तो जो निवेशी शक्ति वो भी किलोवाट में आएगी। तो इसको हम यहाँ पे किलोवाट में लिख देंगे। इस तरीके से इस वीडियो में आपके लिए 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप इनकी अच्छे से तैयारी करिए। और आगे एक वीडियो और ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन पर होगा, उसमें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।